Okay. So we were continuing from here. If A and B are mutually exclusive or disjoint sets, जिनका कोई intersection नहीं है, तो probability of A given B मतलब A के होने की probability B हुआ है. तो अगर भाई B हुआ है तो A हो ही नहीं सकता क्योंकि intersection तो है ही नहीं. ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, probability of A intersection B upon probability of B. A intersection B तो जीरो है, तो जीरो पे anything is जीरो. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जीरो होता है जब ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है. नेक्स्ट, अगर बी ए का सबसेट है, ओके, तो प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए क्या होगा भाई, बी के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन ठीक है. तो इस केसेस में क्या हो जाएगा आपके लिए, नहीं ये तो ऐसा हो जाएगा ना सर उल्टा होना चाहिए ना, ए बाय बी होना चाहिए. एक सेकंड, इस केसेस में मान लो यही दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ओके, अगर ए गिवन बी होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन गिवन हो बी, जाता. तो इस केसेस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. उस केसेस में होता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 1. ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो आप. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज पी ऑफ बी बाय पी ऑफ ए व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए गिवन बी इज 1. ओके, तो मैथमेटिकली हमने रिजल्ट निकाल लिया. ओके, चलिए आगे चलते हैं. लेट्स फर्दर मूव ऑन. यहाँ पे होना चाहिए ए गिवन बी. ओके, लेट्स फर्दर मूव तो ऑन. आपने डेरिवेशन क्या लिखा था? बेटा ए गिवन बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला आ गया ना अब तुमको, ए इंटरसेक्शन बी इज बी, है ना. ठीक है अलियसगर, हाँ सर ठीक है. कर लोगे ना. नेक्स्ट, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज नॉट ऑकर्ड. ये वन नहीं होता. क्यों वन नहीं होता, आप खुद निकाल सकते हो. देखो, ए गिवन बी हैज ऑकर्ड, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट रीजन 2, 2 plus 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज नॉट ऑकर्ड, अब बी ऑकर नहीं हुआ है, तो बी ऑकर नहीं हुआ है तो कौन से रीजन होंगे, वन. और उसमें ए होने की प्रोबेबिलिटी किसके अंदर है, वन. तो क्या ये वन हो रहा है क्या, नहीं. लेकिन दूसरा देखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग गिवन बी हैज ऑकर्ड, मतलब या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा, है ना. तो इसका सम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं. फर्स्ट वाला जब सॉल्व करोगे तो ये कौन सा आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑकर्ड, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी. वो कौन सा रीजन इंडिकेट करता है, अभी हमने निकाला 2. 2/2 + 3. बहुत अच्छे. सिमिलरली ए नॉट हैपनिंग गिवन बी हैज ऑकर्ड, 3/3 + 4. बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 3/2 + 3. इन दोनों को ऐड कर दोगे, आंसर क्या जाएगा, 1. हेलो ठीक है, यस बेटा. सर, ए कॉम्प्लीमेंट और 3/3 + 4 होगा ना. ये कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बेटा 3/3 + 4 ही लिखा है ना, 3/2 + 3 होगा ना. डेट से 2. बी होना चाहिए, बी ए नहीं होना चाहिए जब बी हुआ है, तो बी हुआ है तो मतलब 2 + 3 आएगा ना नीचे, बी हुआ है. इसका मतलब क्या होता है, इसको स्टेटमेंट में रीड कैसे करते हैं, ए नॉट हैपनिंग हाँ बी हैज ऑकर्ड, सर, आ गया सर, आ गया. बी हैज ऑकर्ड, तो बी होना चाहिए ना. यस सर, हो गया, समझ में आ गया. ओके, तो बी होना चाहिए, तो बी होने की प्रोबेबिलिटी पहले तो निकाल लेंगे, 2 और 3 है. नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं. निधि सर सब 2 समझ मिनट आ रहा है, लिख लेने दो. हाँ सर. ओके.
सर ये सब याद रखना है क्या? नहीं नहीं, आपको अभी क्वेश्चंस करोगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगी, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? यस सर। चलो लेट्स टेक दिस, लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। सर आर रैंडम, एक मिनट वो लास्ट स्लाइड करना, स्क्रीनशॉट लिखो लेना। लिखो ये सर लिख लो। सर डन। यस बेटा, चलो नेक्स्ट। A random experiment of throwing pair of dice. The sum of the numbers on the two dice is 8. Is the first event. B event is there is an even number on the first die. So to find out the probability of A given B has occurred and probability of B given A has occurred. चलिए देखिए कैसे करेंगे। 2 मिनट ट्राई तो। अरे सर रुको। कर लो सैंपल स्पेस लिखना शुरू करो पहले तो। दो डाइस फेंके गए हैं, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस 8। कैसे 8 आ सकता है? सर 1/6। 1/6 आ रहा है। ओके लेट्स सी। बी क्या बोल रहा है? There's an even number on the first die. फर्स्ट डाई पे इवन नंबर होना चाहिए, तो 2 के साथ शुरू होने वाले 6 आ जाएंगे। ओके, 4 के साथ शुरू होने वाले 6 आ जाएंगे। सर हेलो 6 के साथ शुरू होने वाले, यस बेटा। सर ए में 2 बार 4 आएंगे ना? सर 2 बार 4 आएगा, क्यों? नहीं सर वो सेम केस हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ सर। नेक्स्ट, तो ये आउटकम आएंगे। तो बी के अंदर कितने आउटकम्स है? टोटल 18 है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा आएगा बेटा? 2,6 6,2 ये चलेगा, ये चलेगा, 4,4 ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। 4,4 3 आ जाएगा। 3 आउटकम्स आर देयर, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ए इंटरसेक्शन बी बाय बी, तो 3/18। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो ए इंटरसेक्शन बी बाय ए, तो ए के अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 3/5। इजी, काफी आसान है ना बेटा? ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे सर चलते वो हैं। 18 ही सर आएंगे 2 आपने मिनट। एक सेकंड, अलियास का कुछ डाउट है क्या? अलियास का डाउट है? सर वो 18 आएंगे आपने कैसे कैलकुलेट किया? मेंटल मैथ्स। 2 1 2 2 2 3, तो 1 से लेके 6 तक 6 नंबर्स, 6 नंबर्स, 6 नंबर्स। जादू थोड़ी है, जादू है क्या? ओरली बता सकते ना यार, ये तो अलियास घर। सर 3/5 वाला फिर से बताना। बेटा ए इंटरसेक्शन बी में 3 है और ए के अंदर 5 है, तो बी गिवन है क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी बाय हाँ सर, ए। हाँ सर। चलें आगे क्या? एक लेवल अंडरस्टैंडिंग और आगे लेके चलते हैं। लेट्स टेक दिस। सेट ए, सेट बी, सेट सी दिया हुआ है। फाइंड ए गिवन बी, बी गिवन है, ए गिवन सी, सी गिवन है, ए यूनियन बी गिवन सी, ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी। सर वो सेकंड वाले का आंसर 3/5 था ना? हाँ बेटा, हाँ, यस, ओके सर। 3/5 है।
सर 1/2 और 1/3 ए का। हाँ सर। ओके, बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज 1/2। देखो पहले तो बी में क्या है, 2 एलिमेंट है। ए में कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है ना दोनों में, 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट बी गिवन ए क्या होगा, ए के अंदर कितने 3 एलिमेंट है और ए के बी के साथ एक कॉमन है तो 1/3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ए गिवन सी, सी के अंदर कितने एलिमेंट है 4, ए के साथ कॉमन कौन से हैं 2 है, 4। अच्छा प्रोबेबिलिटी सी गिवन है, ए में कितने 3, सी गिवन ए एज ऑकर्ड तो ए इंटरसेक्शन सी वापस से 2 एलिमेंट है। सर वहाँ पे एंड लिखा है इसलिए इंटरसेक्शन करना है। किधर किधर वहाँ पे बीच में आपने एंड लिखा है ना, पी ऑफ ए गिवन बी और एंड। नहीं अरे नहीं तो नहीं, अलग क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन है, बताइए पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन है। सर सी का 3/4 आ रहा है। 3/4 आ रहा है कैसे, सर सी का बोल रहा हूँ। सी और ए में कॉमन कितने हैं, 2 ही तो है, 3 और अरे 4। सर मैं सी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, पी ऑफ सी क्वेश्चन की बात कर रहे हो, क्या रहा है 3/4। बहुत सही। और डी का क्या रहा है, सर 1/4। बिल्कुल सही है। क्या ए सर सुने यूनियन बी गिवन सी, तो सी के अंदर 4 एलिमेंट है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी करना है, तो ए यूनियन बी आपने कर लिया, करना क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इज इट क्लियर। तो ए यूनियन बी आपने किया तो 1 2 3 और 5 आ गए, और उसका सी के साथ इंटरसेक्शन किया तो 2 3 और 5 आ गए, तो 3 एलिमेंट्स कॉमन आ गए। ये तो छोटे बच्चे 11th में जैसे करते थे अपन सेट्स में वैसे ही करेंगे ना इसको, है ना। ओके, ये सर। सी में 4 एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी में 3 आ जाएगा, और उसी को सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो एक ही 3 एलिमेंट होगा ना, 3 एज एन एलिमेंट होगा। ओके चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लिखने दो। लिख लो लिख लो। निधीश ठीक है, हाँ सर। लिख लो 4th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका यस इंशा करेक्ट। सर फोर्थ का आंसर क्या है? लो बेटा, 4th का आंसर 1/4। ओके सर। आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। यस सर डन। Let's take this question. A die is thrown thrice. If the first throw is a 4, find the chance of getting 15 as sum. सर मतलब सेकंड इवेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्या फाइंड यही करना है। हाँ, फर्स्ट डाई 4 है तो चांस बताओ कि 15 सम कैसे बनेगा।
सर हेलो यस बेटा, सर सैंपल स्पेस लेना पड़ेगा ना इसमें स्टार्ट से। बहुत आसान है। सर कैसे 2 करेंगे? ही आए ना, क्या जाएगा? बाइक तो 4 5 6। 1/18 हाँ, आ रहा है। हाँ सर। सर कैसे 1/18 आएगा? देखो, पहला 4 आ गया, हाँ दूसरे दो कितने तरीके से आ सकते हैं? 6 और 6, 36 वेज है, हाँ टोटल 36 आ जाएगा नीचे। नेक्स्ट 4 आ गया, 15 बनाना है तो कैसे बन सकता है? 6 5 आ जाए या 5 6 आ जाए, दो वे है। 1/18 आंसर आ गया। नेक्स्ट ठीक है, यस हाँ सर। सर। लेट्स गो टू नेक्स्ट नाउ। यस बेटा, सर मतलब क्या किया? मतलब क्या किया? मतलब नहीं समझ आया। उसने क्या बोला? पहला ड्राइव 4 होना चाहिए, तो 4 एक पहला डाई होगा, ठीक है। फिर उसने बोला 15 सम कैसे हो सकता है, तो पहला 4 डाई के बाद कितने पॉसिबिलिटीज है दूसरों को आने की, तो 36 पेयर्स आर देयर। जब ऐसा लिखा होगा ना 4 1 1 4 1 2 4 1 3 से जाएंगे, फिर 4 2 1 4 2 2, लास्ट में 4 2 6, ऐसे टोटल 36 पेयर होगी। अब उन 36 में से आपको निकालना है ऐसा नंबर जिसका सम 15 हो, तो वो कब होगा? जब 4 6 5 होगा और 4 5 6 होगा, तो 2/36 1/18। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। Probability of A is half, B is 1/3, A not happening and B not happening is 5/12। तो इन सारी probabilities को निकालना है आपको। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सर वन डायग्राम से करना। यस, वेन डायग्राम से करेंगे। लेट्स मेक द वेन डायग्राम। ए बी, इंटरसेक्शन बी, है ना, ये सारे रीजन्स आ गए। प्रोबेबिलिटी ए के होने की हाफ है, ये मान लेते हैं अल्फा है, तो 1/2 माइनस अल्फा होगा, तभी पूरे ए के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ठीक है, हमने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की होने की मान लेते हैं अल्फा है, वो भी हम निकाल लेंगे, अल्फा भी निकल आएगा अभी। तो प्रोबेबिलिटी ए के होने की क्या होगी? हाफ। तो सिर्फ ए के होने की हाफ माइनस अल्फा, सिर्फ बी के होने की 1/3 माइनस अल्फा। अब ये क्या दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी, ए नॉट हैपनिंग एंड बी नॉट हैपनिंग। कौन सा हाँ रीजन है बेटा? ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकेंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है, आपका 1+3 दिया फोर्थ रीजन है। तो कौन सा रीजन आ जाएगा? 1+3। 4 होगा सिर्फ। ए नॉट हैपनिंग एंड बी नॉट हैपनिंग, कौन सा है? फोर्थ होगा ना, फोर्थ। हाँ हाँ सर। फोर्थ रीजन है, फोर्थ रीजन की प्रोबेबिलिटी 5/12 है, तो 1 + 2 + 3 कितना होगा? 7/12 होगा। सर यस बेटा, सर इसमें हम लोग मतलब डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी डालने के लिए 1 - 5/12 कर सकते हैं ना? देखो ए इंटरसेक्शन बी लाने के लिए आपको पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, फिर ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और वहां से ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। समझे आप? सो मतलब 1 - 5/12 कर रहे तो 7/12 तो 1 - आ सकता है। 5/12 7/12 क्या है? ये ए यूनियन बी है ये, समझे? वही निकाला है।
फिर ए यूनियन बी को कैसे लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वहां से इंटरसेक्शन बी निकलेगा, वही हम कर रहे हैं। हाँ सर करना है। तो यही हो रहा है 1 माइनस 2 1/2 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 1/3 माइनस अल्फा, ये हो गया 7/12। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, अल्फा आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 7/12, तो ये बन जाएगा आपका 6 1 बाई प्लस 4। 4 10, तो ये 3/12 1/4, यही आ रहा है। हाँ सर। यही फॉर्मूला लिखा है बेटा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो अल्फा 1/4 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग, ये कौन सा रीजन होगा बताओ, ए का यूनियन करना है बी कॉम्प्लीमेंट से, 1 प्लस 2 प्लस 4, बोल 1 सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं, बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 1 and 4, तो 1 तो ले लिया ना एक बार, 1 कितना आ गया आपके पास, 1/2 माइनस 1/4, तो ये 1/4 है। तो इधर एक एक रीजन के बारे में मैं लिख दूँ, फर्स्ट रीजन का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, सेकेंड का प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, थर्ड का प्रोबेबिलिटी 1/3 माइनस 1/4 विच इज 1/12 है, और फोर्थ रीजन तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज ओवर हियर, 1 2 3 और ये रीजन 4 है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4, तो 1 आपके पास कितना है 1/4, 2 कितना है 1/4 और वो है 5/12, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5/12, इज इट क्लियर। एलसीएम ले लोगे, 6 प्लस 5 11/12। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग एंड बी, ए नॉट हैपनिंग एंड बी, देखो थर्ड रीजन आ जाएगा, ए नहीं होना चाहिए 3 और 4, बी के साथ कॉमन 3 है, तो थर्ड रीजन का सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1/12। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इट इज नथिंग बट ए के होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज रीजन 2, गिवन बी हैज ऑकर्ड, 2 प्लस 3, 2 कितना है 1/4, गिवन 2 प्लस 3, तो 1/4 प्लस 1/12 1/3, तो आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग गिवन बी हैज ऑकर्ड, तो भैया ए हो बी हुआ हुआ है, ए ना हो बी हुआ हुआ है, दोनों का सम 1 होता है, तो 1/4 आ जाएगा, इन दोनों का सम बेटा 1 होता है, ये अभी मैं पढ़ा के आया हूँ आपको, चाहो तो वेन डायग्राम से निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड इट आउट डेफिनेटली। नेक्स्ट, okay, now probability of a union b complement upon a union b, a union b complement 1 प्लस 2 प्लस 4, देख रहे हो फर्स्ट, कब कब ये किस में से ढूंढना है, ए यूनियन बी में से ढूंढना है, ये पूरा आंसर नहीं है, तो ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 है, उनमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है बेटा, ठीक है ना, तो कर लो इसको बस खत्म, 1 और 2 किया जाएगा 1/4 प्लस 1/4 1/2 अपॉन 1/4 प्लस 1/4 1/2 प्लस थर्ड रीजन कितना है 1/12, तो 7/12 आ जाएगा, तो ये 6/7 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मतलब सेकेंड वाला होने के ढूंढना है, किसमें से, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब सर 3 कौन सा रीजन होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए हटा दो तो बचा कौन सा 3 और 4, फिर बी हटा दो बचा कौन सा 1 और 4, तो 1 3 और 4, नीचे कौन सा आ जाएगा 1 3 और 4, और उनमें इंटरसेक्शन वाला देखना है, तो इंटरसेक्शन वाले में थर्ड रीजन है, तो ऊपर 3 आ जाएगा, आ जाएगा ऊपर 3, ठीक है ना, यस सर। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो ऊपर वाला इज थर्ड रीजन, नीचे इज 1 3 4, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या देगा, थर्ड रीजन क्या है मेरे पास 1/12 गिवन 1 3 4, 1 प्लस 3 प्लस 4, तो 1 प्लस 3 प्लस 4 मतलब 1 माइनस हाफ, तो ये तो सीधा सीधा
1/4 माइनस हो जाएगा तो ये तो आ जाएगा 3/4, है ना भाई। 1/3 है मतलब 2 नहीं है, तो पूरे में से 2 घटा दिया तो 2 मतलब 1/4 घटा दिया, तो 4 1 जा 3 जा 3 3 जा 9, तो आंसर आ जाएगा 1/9। नोट कर लो इसको, लास्ट का आंसर आपका आ जाएगा 1/9। ठीक है, तो आई थिंक सारा डेफिनेशन क्लियर है यहाँ तक, है ना। बिल्कुल डिटेल में बता दिया मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करके। चलें आगे, सर किसी का बाकी एक है? मिनट लिखना बाकी है सर, लिखना बाकी है। हाँ लिखो लिखो लो, रुको रुको रुको, वो नोटेशन लो, चलो लिख लो। पीछे हो सकता है वो वेन डायग्राम में रीजन अलग अलग लिया हो हमने, यहाँ पे जो 1 2 3 4 लेके किया है उसका सोल्यूशन ये है। चलें, सर वो थर्ड वाला समझ में नहीं, फोर्थ वाला समझ में नहीं आ रहा। फोर्थ वाला बेटा मैंने डायरेक्टली क्या निकाला, देखो या तो आप निकालो बी, बी इज नथिंग बट 2 and 3। नीचे वाला रीजन क्या है, 2 और 3 है, उसमें ए कौन सा हुआ है, ए नहीं होना चाहिए। ए कब नहीं होगा, जब 3 रहा होगा, समझ गए आप। तो 3/2 + 3 कर दो आप। हाँ ओके, हाँ सर। या आपको अगर इतना लॉजिकली आप कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझते हो तो ये समझ सकते हो कि थर्ड और फोर्थ का सम 1 होगा, तो थर्ड की प्रोबेबिलिटी निकाली, फोर्थ की 1 माइनस कर दी। अलियसगर, ठीक है। यस सर, थर्ड और फोर्थ में दोनों का प्रोबेबिलिटी 1 होगा, क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग गिवन बी हैज ऑकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग बी हैज ऑकर्ड। ठीक है, तो ए होना ए नहीं होना मिला के 1 ही हो जाएगा वो तो। हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे चले क्या। सर वो 5 और 6 खाली क्वेश्चन लिख लेने, तो आंसर फिर बाद में निकालूंगा। ठीक है, लिख लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। अभी हम आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में चलेंगे इसके बाद। यदि सब क्लियर है, हाँ सर। इजी है, हम्म, ऐसा नहीं लग रहा फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे 11th का सेट्स वापस से। हाँ सर। अच्छा, स्कूल में प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया आप लोगों ने, है ना। अभी अभी पढ़ा क्या, हाँ सर, अभी ये प्रोबेबिलिटी चल रहा था, जिस लैब चेक सही बता रही है। ओके, तो अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी मज़ा आएगा, अब अच्छा लगेगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट नाउ, चलो सब तक अब मुंडी मत हिलाओ, आ जाओ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमने पढ़ा अभी तक। अब अगर मैं बी को वहाँ ले जाऊँ तो हो क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फर्स्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑकर्ड। उसको जब मैं वर्ड्स में लिखता हूँ तो ऐसे लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी is nothing but probability of occurrence of A then probability of occurrence of B given A has occurred। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा उसको हमने शब्दों में समझा है कि भैया A given B का मतलब होता है A का होना पता है B हो चुका है। फिर हमने क्या किया, B को वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो we came to know that probability of A and B is nothing but B हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो इनटू A given B हो चुका है। सिमिलरली अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखते हो तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी गिवन है। यस बेटा, सर जो आपने रेड में लिखा है वहाँ एक ही जगह बी आना चाहिए। ये इसका लिखा हुआ ऐसा समझो ना आप, ओके बोल सकते हैं ना, हाँ ठीक है। हाँ आप क्या कर लो, इसको लाल वाले को है ना इधर से हटा के ये वाला कर दो आप, ठीक है ना। चलो यस सर। लेट्स फर्दर मूव ऑन। नाउ इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब occurrence of one does not affect the occurrence of other, मतलब एक के होने का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, एक के होने का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है।
मतलब बी गिवन ए जो होगा, बी भैया बी की प्रोबेबिलिटी मान लिया जाए ए हो चुका है, तो अब ए और बी तो इंडिपेंडेंट है। यू गेट माई पॉइंट? बी के होना या ना होना ए से उसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली। लिख लो तो फिर से समझाओ। भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है ए और बी का होना या ना होना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रखता है। So in that cases, what will I say? Probability of B given A has occurred is same as probability of B. हाँ ठीक है, उसे हम एग्जाम्पल की तरफ से भी ऐसे समझ सकते हैं कि देखो एक बैग कंटेन करता है 3 व्हाइट और रेड बॉल्स। हाँ लियस सर, क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर वो नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, समझा रहा हूँ, मैंने कहा बंद कर दिया, मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तुम थोड़ा धीरज रखो, पॉकेट में धीरज लेके बैठो। A bag contains 3 white and 4 red balls. A bag contains 3 white and 4 red balls. Now if 2 balls are drawn, then the probability of first white and second red, ये क्वेश्चन है। दो आपको बॉल निकालनी है, पहली व्हाइट निकालनी है और दूसरी रेड निकालनी है। अब अगर, ठीक है ना, कंटिन्यू कर रहा हूं, देखना, अब अगर विदाउट रिप्लेसमेंट बोला जाए, मतलब पहला निकाला फिर दूसरा निकाला उसी के बाद, तो वो तो पहले पे डिपेंडेंट होगा ना यार। भाई पहला जो बॉल निकालना है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट व्हाइट एंड सेकंड रेड, तो पहले बॉल में क्या निकला है वही डिपेंड, उस पर डिपेंड करेगा ना सेकंड वाले पे क्या हो रहा है, तो डिपेंडेंट इवेंट्स है। लेकिन अगर मैं, अबे मेरे भाई तू शांति तो रख ले, अभी बोला कंप्लीट कहाँ किया है? नहीं आ रहा नहीं आ रहा क्या कर रहे हो? बोलूं कंप्लीट कर लूं ना? बोला वो नहीं आया। हाँ तो तुम धीरज से सुनो ना, दूसरा समझाऊंगा तो पता चलेगा ना पहले और दूसरे में डिफरेंस क्या है। हाँ ठीक है। तुम उछल कूद क्यों कर रहे हो? शांति से बैठो, तुमको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, नहीं आता फिर पूरा समझाऊंगा। हाँ खिलाड़ी समझ रहे हो? 2 मिनट शांत रहो, सिर्फ शांति, सिर्फ सुनना है। ओके सर, सॉरी सर। हाँ, दूसरा केस क्या होता है, जब मैं रिप्लेस करता हूँ, तो रिप्लेस में क्या होता है कि मान लो पहले मैंने रेड निकाला, फिर उस रेड को मैंने बक्से में वापस से डाल दिया। अब दूसरा बॉल अगर मैं व्हाइट निकालना चाहता हूँ, तो क्या उसको कोई फर्क पड़ता है पहले क्या निकला था? उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पहले मान लो 10 बॉल थी आपके पास, बैग के अंदर टोटल 10 बॉल्स हैं, आपके पास टोटल बैग के अंदर 10 बॉल्स है। अब आपने फर्स्ट बॉल निकाली, ठीक है, मान लो वो रेड आई या व्हाइट आई, ठीक है। अब जब आपने वो बॉल निकाल के साइड में रख दिया, यू हैव केप्ट इट असाइड, अब आप जब बॉल निकालने जाओगे तो आपके पास 9 चॉइसेस है। गॉट माय पॉइंट? और अब अगर आप रेड निकालना चाहते हो तो हमें पता होना चाहिए कि पहले रेड निकला था या व्हाइट निकला था। इज इट क्लियर? यस सर। अब जहां से मैं पूछ रहा हूँ इज इट क्लियर, तब तुम मुझे रिस्पॉन्ड दो। हाँ सर, अभी मुझे पता चला। आपके पास 10 बॉल थी, दूसरी बॉल आपको रेड निकालनी है, तो पहली जब आपने निकाल के साइड रखी, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि दूसरी रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब अगर इसी की जगह पे मुझे 10 बॉल्स गिवन है, मैंने पहली बॉल निकाली और उसको वापस अंदर डाल दिया, फिर मैंने दूसरा बॉल निकाला, तो पहले निकाल के अंदर रखी कोई तो फायदा नहीं हुआ ना, कोई फायदा नहीं हुआ। पहली निकाल के आपने अंदर डाल दिया तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा दूसरी बॉल पे, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। गॉट माय पॉइंट? ऐसे इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला जाता है जिसमें ऑकरेंस ऑफ द फर्स्ट इज नॉट अफेक्टिंग द ऑकरेंस ऑफ सेकंड। ठीक है, सर नहीं घुसा। अब जिसको इसके बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा है, उनको ये चीज याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ए होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बी होता है। ये याद रखना है, इसको मेमोराइज कर लो तुम। जिनको अभी भी नहीं समझ आ रहा है उनके लिए ये डेफिनेशन है। इंडिपेंडेंट इवेंट नाम दिया गया है, किसको दिया गया है? ए गिवन बी इज ए, बी गिवन ए इज बी। हाँ लिया सर, बताओ। सर जो आपने अभी बताया ना, वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला, वो हाँ। समझ में आ गया, पर उससे ये रिलेट कैसे होगा? उससे रिलेट ऐसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली। मतलब वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं जिसका प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। ये डेफिनेशन है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट्स इन विच probability of A and B happening is probability of A into probability of B.
ये डेफिनेशन है, फीलिंग्स के साथ समझाना था वो मैं तुमको समझा चुका हूँ। सर नहीं आ रहा है। अब जिन जिन को नहीं आ रहा है उनके लिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे समझो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका मतलब क्या होता है, ए के होने के चांसेस गिवन बी हो चुका है। अब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मतलब ए का और बी का होना है ना, ए का और बी का होना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बी हुआ है या नहीं हुआ है। फिर से ध्यान से सुनो, सर फर्स्ट वाला तो आ गया था, ये ये सेकंड। देखो फिर से बता रहा हूँ, नहीं साइला पूरा सुनो, फिर से मैं समझा रहा हूँ। हाँ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए गिवन बी हैज ऑकर्ड। ओके, अब ये प्रोबेबिलिटी ए के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन बी हो चुका है, वो बिल्कुल सेम है सिर्फ ए के होने के, मतलब ए को कोई फर्क नहीं पड़ा बी हुआ या नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी वही रही जब बी होता है या बी नहीं होता है। व्हाट माय पॉइंट? हाँ सर। अब क्लियर है स्टेटमेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ये है कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी वही है अगर बी होता है या बी नहीं होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमने दूसरा भी यहाँ लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज नॉट ऑकर्ड इज आल्सो सेम। ए और बी इंडिपेंडेंट है, उनका एक दूसरे के होने पर कोई भी डिपेंडेंस नहीं है। तो जब इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं तब हमें ये रिजल्ट मिलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, अगर प्रोबेबिलिटी ए के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। So we can say that probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. तो मैथमेटिकली अगर दो प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके ही प्रोबेबिलिटी ए और बी के साथ में होने का प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है तो उन दोनों इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला जाता है। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये डेफिनेशन है। तो आप कोई भी दो इवेंट को इंडिपेंडेंट देख के नहीं बता सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, और ये रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी आता है तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इज इट क्लियर? यस सर। तो क्या सोच रहे हो मुझे सब पता है, तुम लोग ऐसा सोचना चाह रहे हो कि सर हम क्वेश्चन को देख के बता दें कि इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं होता है। नहीं। इंडिपेंडेंट होना या नहीं होना आप ओरली क्वेश्चन देख के नहीं बता सकते कि भाई डाई रोल कर दिया, कॉइन टॉस कर दिया, ये दोनों अलग अलग इवेंट्स है। ठीक है, डाई में 6 निकल रहा है, उसका हेड और टेल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये तो दोनों अलग अलग अपने को दिख रहा है, लेकिन एक नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन ये है कि अगर एक इवेंट होना चाहिए गिवन दूसरा हो चुका है, वो इंडिपेंडेंट तब होगा जब दूसरे के होने या न होने से पहले इवेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इतना नोट कर लो पहले आप। सर लास्ट स्लाइड करो। ये डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और उसके बाद हमने रिजल्ट को डिराइव किया और उसके बाद हम ये फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। नोट कर लो इसको। ठीक है, तो कोई भी दो इवेंट को हम ओरली देख के नहीं बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी और ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी, और उनका रिजल्ट मैच करना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। जब ऐसा मैच करता है तब हम बोल सकते हैं कि दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हाँ सर। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है ए इंटरसेक्शन बी 5 है। क्या मैच इंडिपेंडेंट करना का चाहिए? मतलब ये नहीं है। हाँ, क्या मैच करना चाहिए? ये वाला रिजल्ट, ठीक है, नीचे वाला? ये ठीक है, हाँ ठीक है। इसको देख के हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सर लास्ट स्लाइड। खाली इसके थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो बेटा, चलो देखो तो 2-3 मिनट खाली। लिख लो।
चलिए चलें आगे। सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेने में। ले लो लेसगर। सर डन। ले लो इसका भी, चलो लिख लो इसको। सर बाकी था थोड़ा। सर वो कॉम्प्लीमेंट वाला कैसे? सर यस बेटा सब तक। सर वो कॉम्प्लीमेंट वाला कैसे हो? बेटा ये तो देखो ना, मैंने क्या बताया तुमको, ए गिवन बी इज इक्वल टू ए क्यों है? क्योंकि ए का होना बी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी से उसको कोई लेना देना नहीं, ए खुद ही होगा। बी हो रहा है या बी नहीं हो रहा है उससे ए को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बी नहीं हो रहा है तब भी ए का रिजल्ट तो सेम ही आना चाहिए ना। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग बी हैज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग बी हैज नॉट ऑकर्ड, इट्स सेम। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। Now, if A and B are independent events, then A union B is PA plus PB minus P of A intersection B। ये तो हमेशा ही होता है, सिर्फ इसमें चेंज आ जाएगा। क्यों? अब P of A intersection B को आप क्या लिख सकते हो? PA into PB। ओके अब मैंने क्या कर दिया, देखो मैथमेटिकली कुछ फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने +1 -1 किया है। तो जब मैंने +1 -1 किया तो ये क्या फैक्टराइज हो जाएगा? 1 माइनस PA और यहाँ से PB कॉमन आ जाएगा माइनस के साथ, तो वापस से 1 माइनस PA हो जाएगा। तो व्हेन यू फैक्टराइज दिस, दिस बिकम्स 1 माइनस PA 1 माइनस PB। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट हैपनिंग B नॉट हैपनिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, A या B में से कोई होना चाहिए, वो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट हैपनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट हैपनिंग। देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको ये एक मेथड था, दूसरा मेथड समझने का ये भी है। बेटा ये मैथ्स है, ये कोई अपन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे जो एक्सेप्शंस हैं या कुछ है, दिस इज मैथ्स, आप कहीं से भी जाओ सेम ही रिजल्ट आएगा। तो अगर आप ऐसा सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को लिख सकते हैं अपन, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मैथमेटिकली पता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यस, डी मॉर्गन का लॉ था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में। ओके चलिए आई थिंक आगे चलना चाहिए। अब आपको पहचान में आ जाएगा कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं। सर 1 मिनट लिखना खाली बाकी है। लिखो लिखो यस लिखो।
सर यस बेटा साहिल, सर आपने लास्ट टाइम में क्या किया वो 1 माइनस फैक्टराइज करने के बाद? ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग, 1 minus probability of b is probability of b not happening, so 1 minus probability of a not happening into b not happening. हाँ सर। चलिए आगे चलें क्या? यस सर। देखो बेटा आगे चलते हैं। एक सेकंड, बिफोर वी गो विद एक्सटेंशन फॉर्मूला, एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहता हूँ आपको इसी के रिलेटेड। इंडिपेंडेंट में आपने ये सब लिख लिया है, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ ऑकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ अदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज बी। बी के होने की प्रोबेबिलिटी ए हुआ है या नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक क्वेश्चन ले लो आप, चलो लेट्स फर्स्ट टेक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखेंगे, लेट अ डाई इज रोल्ड एंड डिफाइंड ए एज द आउटकम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, बी इज नथिंग बट आउटकम इज ऑड, फाइंड वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो आंखों से देख के नहीं बता सकते, आपको निकालना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा। व्हाट माय पॉइंट, आप लोग जो सोच रहे थे कि फीलिंग से ही आ जाए, फील ही हो जाएगा, अरे तो इंडिपेंडेंट होगा, ऐसा फील नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो वो देख के बताते हैं कि भाई इंटरसेक्शन नहीं है, वो हमें पता है। सर है इंडिपेंडेंट। इवन निकालो और ऑड आउटकम निकालो तो उनमें कभी इंटरसेक्शन हो नहीं सकता, तो वो देख के बता सकते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स देख के नहीं बता सकते आप। ये सब तक है इंडिपेंडेंट। देखो, सब तक आउटकम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो उसका सेट क्या जाएगा, 3 का मल्टीपल है आउटकम, 3 और 6 3 और 6, बी आउटकम इज ऑड, क्या जाएगा 1 3 5। 135 So find A and find whether A and B are independent or not. तो प्रोबेबिलिटी A के होने की क्या है 2/6 1/3 है ना, प्रोबेबिलिटी के होने की क्या है 1/2 1/2। अब प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B क्या है बताओ 1/6 1/6। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से P A into PB is equals to P of A intersection B। Is it clear? खत्म। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टूट लिख लेते हैं, लिखो चलो आ जाओ नेक्स्ट। मेरे साथ हो ना सब लोग, नोट पे भागे अभी आगे वाली पे। हाँ सर। देखो अब एक नोट तो आप लिख चुके हो ऑलरेडी, क्या P ऑफ ए यूनियन बी इंडिपेंडेंट के केस में होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केसेस में क्या होगा, जब दोनों का कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है तो पी ऑफ ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी के बराबर। इज इट क्लियर? क्या सबको समझ आ गया सर हाँ नोट को सर। लिखने दो। है ना? आगे चलते हैं, चलो अब एक नया रूल ले लेते हैं। अली असगर क्लियर है सब? लेट्स टेक दिस। अब हमने जो मल्टीप्लिकेटिव रूल पढ़ा था, आपने देखा हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव रूल मैंने आपको ये बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग गिवन ए हैज ऑकर्ड। यही था, याद करो। अभी लिख के आए हो आप? यस यस और सर। नो? सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग, probability of B happening given A has occurred, probability C happening given A and B and C have occurred। सॉरी एक सेकेंड उल्टा लिख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B Probability of A to probability of A happening, probability of B intersection B। given A has occurred। बेटा ध्यान से समझो, आप ये लिखा था हमने लास्ट टाइम, ठीक है? हाँ तो सर वो पूरा खुलेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन। हाँ वो कट हुआ था इसीलिए यहाँ आ गया। हमारा ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
तो ये हाँ वहां गया था तो उसके बाद ये रिजल्ट आया था, ठीक है। यस सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ए के होने की, प्रोबेबिलिटी बी के होने की, ए हो चुका है, प्रोबेबिलिटी सी होने की, ए और बी हो चुका है। इज इट क्लियर? और सर ये कैसे आएगा? तो ये कैसे आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का एक्सटेंशन है। जब ये दोनों था ना हमारे पास सब तक, हाँ हाँ, जब ये था, तो अब आप क्या कर दो, बी की जगह बी इंटरसेक्शन सी कर दो आप। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज ऑकर्ड। अब तुम क्या कर लो, बी की जगह लिख दो बी इंटरसेक्शन सी, रिप्लेस करो इसके अंदर, ठीक है ना। ये तो मैथमेटिकली पूरा बता रहा हूँ, वरना लॉजिकली तो जैसे हम चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी गिवन ए हैज ऑकर्ड। अब फिर बी इंटरसेक्शन सी निकाल लोगे, क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब कौन सा फॉर्म में? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी गिवन ए हैज ऑकर्ड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, बी और सी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन ए हो चुका है। तो पहले तो बी होने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ए हो चुका है, फिर सी होने की प्रोबेबिलिटी गिवन ए और बी हो चुका है। यस और नो? नो। अरे भैया नो क्या यार, एकदम सिंपल सिंपल चीजें तो बता रहा हूँ भाई, सब तक फिर से देखो। चलो देखो, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी होने की प्रोबेबिलिटी, ए बी गिवन है, ये समझे तुम? हाँ, ये कैसे है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? फॉर्मूला है। कैसे? फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं मेरे भाई, फॉर्मूला नहीं, ए हुआ, ए हुआ, बी गिवन ए का मतलब है ए हो चुका है आपका, अब बी होना है, तो बी होने के लिए ए तो होना ही पड़ेगा ना, ठीक है। या तुमको एक काम करो, मैं सेट से बताता हूँ, चलो इधर आ जाओ, तुम सेट से देखो, 3 सेट है आपके पास, लेट्स से 3 सेट्स आर देयर, ए बी सी, ओके। प्रोबेबिलिटी Yes. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, मतलब थर्ड आना चाहिए, थर्ड। तो वो कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन की प्रोबेबिलिटी, ए1 की प्रोबेबिलिटी, कौन सा रीजन है बेटा, रीजन आइडेंटिफाई करो। अब आप हर एक रीजन को नाम दे दो आप, मान लो 1 2 3 दे दिया, 4 5 6 दे दिया, 7 और 8 दे दिया, ठीक है ना। हमें आंसर में 5 लाना है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकालोगे, आपने बोल दिया पहले मैं निकाल लेता हूँ ए1, ए की होने की प्रोबेबिलिटी, ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाए, 1 2 4 5। 4 हो जाए, 5 हो जाए, अपॉन ऑल 8, है ना। हाँ, ठीक है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर इज 5/8, यस, इनटू यस सर। नेक्स्ट, ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नेक्स्ट बी गिवन ए, बी ए हो चुका है, तो क्या हो जाएगा 2 + 5 + 2 + 5 गिवन 1 + 2 + 4 + 5, समझे सब तक? नहीं सर, ये नहीं आया। बेटा बी गिवन ए का मतलब क्या होता है, ए सब ए नीचे आता है ना, हाँ अरे यार तुम ये भी हाँ नहीं हाँ, बता आ रहे गया हो। अरे आ गया। नेक्स्ट सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी, तो सी की प्रोबेबिलिटी, तो सी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है आपके पास, 2 और 5, उसमें से सी कौन सा है, सिर्फ 5 है, तो क्या आ जाएगा 5/2 + 5, तो ये 2 + 5 से कटा, ये इससे कट गया, तो 5/8 आ गया ना। एक मेथड ये अंडरस्टैंडिंग का। दूसरा एक और मेथड बताऊं मैं, सर ये लास्ट कैसे आया, लास्ट वाला सी वाला? अरे यार
तुम पहले बोलते नहीं हो, बहुत लेट करते हो बोलने में, सब तक पूरा इरेज हो जाता है तब तक। ये 5 है, तो ये 5 ही तो ऐसा है जो कि सी का और ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पार्ट है बेटा। ए इंटरसेक्शन हाँ है, ये वाला रीजन मान लो 3 नाम दिया है, तो 3 + 5 है, और सी क्या है, 5 है ना। हाँ हाँ। एक और मेथड समझाने का, तुमको एक और मेथड समझाऊं? अरे समझ गया। अरे सुनते जाओ तुम लोग। ए गिवन बी क्या होता है? probability of a given b is probability of a intersection b given b has occurred. तो ये probability of a as it is होगा into what is probability of b given a has occurred? It is probability of a intersection b upon probability of a. Do you agree? Next, c given a intersection b, तो probability of a intersection b intersection c upon probability of a intersection b. ये इससे कटेगा, इससे कटेगा, यही आ गया। इज इट क्लियर? ये सब खेल है, कैसे भी आप करो, इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो, कैसे पकड़ो, सेट से पकड़ो, सब कुछ सेम है। ठीक है कि ज्यादा बाउंसर हो रहा है, ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं है, तो बहुत लॉलीपॉप लॉलीपॉप लग रहा था मुझे, तो ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? मुझे फीडबैक तो देंगे ना आप लोग। परिभाषा देखो, आप इसकी फीलिंग्स अगर समझ पा रहे हो तो आपको सब क्लियर लगेगा। इफ यू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, अगर आप प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी की फीलिंग समझ पाए हो, तो ये होता क्या है, ए होना चाहिए, बी हो चुका है, तो बी हो चुका है और ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी हो चुका है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा ऊपर। तो इसी को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, अगर n सेट्स के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि भाई n चीजें होनी ही चाहिए एक साथ, तो एक चीज हो जाए, फिर दूसरी गिवन पहली हो चुकी है, तीसरी गिवन पहली 2 हो चुकी है, चौथी गिवन पहली 3 हो चुकी है, तो ऐसे पहले वाले इवेंट सारे कंसिडर होने ही चाहिए, तभी वो नेक्स्ट होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, जितना हमने हाई लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ा, इतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं दिए। ये कॉन्सेप्ट्स को जिस तरीके से हम समझ रहे हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं है ये। देखो, मैं अब ये क्वेश्चन दूंगा आपको, बहुत ही आसान लगेगा। देखो, आ अरे जाओ, बाकी है। लिख लो लिख लो लिख लो। करो। चलें आगे। हाँ सर। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे। लिख लो। A bag contains 10 white and 15 black balls. 2 balls are drawn in succession without replacement. What is the probability that first is white and second is black? चलें आगे। लेट्स सी। देखो, एक बैग के अंदर 10 व्हाइट और 15 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 balls are drawn in succession without replacement. 2 balls आपने जो ड्रॉ करी है सक्सेशन में, वो विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ करी है। What is the probability that first is white ball, second is black? ठीक है,
तो पहला वाइट होना चाहिए और दूसरा ब्लैक होना चाहिए। इसको भी मैं कैसे समझता हूँ, पहला वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर 1/2 है। कितना है? 10C1 देखो पहले वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 10/25। अब सेकंड ब्लैक है, तो सेकंड ब्लैक कब होगा? जब पहला वाइट हो चुका है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेकंड ब्लैक बॉल गिवन वाइट हैज ऑकर्ड, तो ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 15 में से कोई ब्लैक आ जाए गिवन 24 बॉल्स। इजी। सर 1/2। हेलो सिंप्लीफाई कर लो बेटा। हाँ 5 2 5 5 5 1 5 3 1/4। नोट कर सर, लो इसको। पहले बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट से वो निकालना तो पड़ेगा ना। इंडिपेंडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा। इंडिपेंडेंट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट से क्या फर्क पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 है तो वो तो सीधा A2 के बराबर निकलेगा, A3 के बराबर निकलेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके हाँ ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दूं क्या? नेक्स्ट देखो, चलो एक और ले लो, चलो फिर क्लास कंक्लूड करते हैं। इसको भी ले लो। सर ये सली असगर, सर लास्ट वाला नहीं आया था, एक बार और बताता हूँ। लास्ट वाला नहीं पता चला? हाँ सर। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाइट एंड सेकंड ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाइट एंड सेकंड ब्लैक, तो ये निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट गिवन वाइट हैज ऑकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी वाइट निकालने की क्या है? 10/25। अब ब्लैक निकल चुका, ब्लैक निकालना है अब आपको। वाइट निकल चुका है तो ब्लैक निकालना कितने पॉसिबल वेज है? 15। वाइट निकल चुका है तो टोटल 24 बच गए ना अब, तो 15/20। सर फिर ये कंसेप्ट के बिना भी हो सकता है। हाँ इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं, ये कॉन्सेप्ट के बिना भी आप कर सकते हो। जो हमने मैथमेटिकली ऊपर निकाला, वो लॉजिकली जो चीज निकाला है। PNC से भी होगा, PNC से भी होगा। पीएनसी से कैसे निकालोगे? 25 और क्या करोगे फिर? 10C1 15C1, हाँ ठीक है, इंटू 2 कर देना। लेकिन हाँ हाँ वो सब देख लेना सर था ना। क्यों? फर्स्ट इज वाइट है, हाँ ऑर्डर इनटू 2 फिक्स, के थोड़ी होगा। ऑर्डर फिक्स हो गया। हाँ नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड in each of the two consecutive draws from a well shuffled pack of 52 cards if the card drawn is not replaced after the first draw. दो डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी गिवन, ठीक है ना, दो डायमंड निकालना है आपको। गिवन कार्ड निकाल रहा हूं और दूसरा निकाल रहा हूं तो रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, दोनों डायमंड होने चाहिए। तो टोटल 13 डायमंड्स होते हैं, तो 13/52 52 इंटू 12/51, ठीक है ना। हाँ सर सर। पर 2 पैक है ना? नहीं सर, 2 मिनट सर। पैक 2 तो उसमें भी तो 52 कार्ड्स हैं, उसमें थोड़ी फिर 51 है, मतलब 51 हो जाएगा ना। देखो, इफ कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड, कार्ड निकाल लिया साइड रख दिया, रिप्लेस नहीं किया उसको। सर पर उसमें लिखा है ना 2 consecutive draws from a well, अच्छा एक ही पैक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। ओके। सर ऐसा बोलता कि 2 अलग सेट में से 2 निकाले तो फिर वहाँ पे 52 मैं याद। भी बताता हूँ, चलो एक क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। ये लिख लो पहले आप। तो मतलब दोनों डायमंड होने चाहिए। हाँ अब देखो मैं दिखाता हूँ, ये लिख लिया ना। यस सर। अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसको परम्यूटेशन से कैसे करना है? क्या करना है? परम्यूटेशन से कैसे करना है? 13C2 C2/52 नेक्स्ट, और फिर फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हो गया लेजर, और फिर कुछ भी नहीं है, हो गया। तो फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, हाँ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1, ठीक है। अच्छा 10th की क्लास कितने बजे से है तुम लोगों की? 6:35। सर अभी है
सर अभी 6:35 तो सर 15। चलो रुक जाओ 5 मिनट, ठीक है ना भाई। ले देख लो लास्ट क्वेश्चन आप लोग का 12th वालों के लिए। From a pack of 52 cards, 2 cards are drawn one by one without replacement. Then what is the probability that first card drawn is a king and second card drawn is an ace? सर 4/52 into 4/51। बहुत अच्छे, ठीक है ना। 4/52 into 4 ठीक है ना। सर यस बेटा। सर इसमें इंटू 2 नहीं करना पड़ेगा ऑर्डर फिक्स करने के लिए? क्यों? फर्स्ट उसने बोल दिया ना किंग, फाइनल हो गया ना, किंग ही निकलेगा। 4 में से किंग निकल जाए और दूसरा 4 में से कोई एक एस निकल जाए तो किंग और एस तो फिक्स हो गया ना। सर तो उसमें क्यों ऑर्डर फिक्स करा था उसमें, वो फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था? ऑर्डर वो आपने इंटू 2 करने को बोला था। उस केसेस में तो उसने क्या बोला था, नीचे आपने जब सिलेक्शन किया था तो हाँ 52C2 किया था, तो उसमें तो 52C2 into 2 फैक्टोरियल नीचे हो सकता है ना। हाँ सर, हाँ सर आ गया समझ में। चलिए तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।